और उस हलफनामे में ये लिखा हुआ है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर से उसका कोई मतलब ठीक है, ओके। ये होम मिनिस्ट्री बोल रही है। प्रियंका का कॉम्प्रिहेंसिव डाटा ही नहीं है, तो इस कमेटी का आधार क्या है? ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने को और एक माहौल क्रिएट करने को, आगे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आ रहे हैं और हमें पता है कि ये ट्रेडिशनल पार्टीज का क्या मुद्दा रहता है, उसी मुद्दे पर ले जाने को ये सब किया जा रहा है। इन्फिल्ट्रेशन पे जो सीरियसनेस है हमें वहां से पता चलती है कि 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जी लाल किले से बड़ा बड़ा भाषण देते हैं घुसपैठियों के खिलाफ, लेकिन कल जाके 9 महीने बाद होम मिनिस्टर है जो उस पर कमेटी बना रहे हैं। भाई 9 महीने में तो बच्चा पैदा हो जाता है, इनको तो कमेटी बनाने में 9 महीने लग गए। क्या अगर देश भारत का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला करे तो हम उससे डिसएग्री कर सकते हैं, ये अधिकार है या नहीं है? मैं आपके पैनल से पूछता हूं। ऑलराइट, आशुतोष आपकी राय आज के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर? क्योंकि हमने कितनी डिबेट्स की हैं, हमने खुद मिलकर कितने सवाल उठाए हैं एसआईआर की प्रक्रिया पर, उसमें बदलाव भी हुए हैं, पर संवैधानिकता के मसले पर अब आशुतोष मान लेना चाहिए ना। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है भैया ये इलेक्शन कमीशन ही तो डिसाइड करेगा ना कि वोटर लिस्ट में जो रहे हैं वो नागरिक हैं या नहीं है, और उसकी सफाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मगर क्यों? भारत का संविधान मुझे इस बात की इजाजत देता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला करे तो हम उससे डिसएग्री कर सकते हैं, ये अधिकार है या नहीं है? मैं आपके पैनल से पूछता हूं। और अगर मैं डिसएग्री करता हूं या उसकी आलोचना करता हूं तो ये कहने का अधिकार क्यों लोगों को मिल जाता है कि मैं भारत के संविधान में यकीन नहीं करता या भारत के सुप्रीम कोर्ट में यकीन नहीं करता? फिर तो कल आप ये भी कहेंगे आप देश के प्रधानमंत्री में यकीन नहीं करते क्योंकि आप देश के प्रधानमंत्री की बातों की आलोचना करते हैं। तो बुनियादी सवाल इस बात का नहीं है कि योगेंद्र यादव लूजर है या लूजर नहीं है। सवाल इस बात की योगेंद्र यादव ने साफ तौर पर कहा है कि भारत का संविधान के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट अगर कोई फैसला करता है तो हम सबको मानना होगा, हम मानेंगे उसको। लेकिन क्या उसकी आलोचना का भी अधिकार नहीं होगा? अगर आलोचना का भी अधिकार नहीं होगा इसका मतलब हम इस देश के अंदर एक अथॉरिटेरियन सिस्टम को लाने की कोशिश कर रहे हैं। यह बुनियादी प्रश्न है। हम कल हम कह दें कि नहीं हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं मानते और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के का कोई हर फैसले को ना मानना शुरू कर दे, यह गलत होगा। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले की आलोचना करने का अधिकार हमारे पास है या नहीं है? अगर कोई कहता नहीं है तो फिर मैं आज से सुप्रीम कोर्ट की आलोचना उसके हर फैसले के आंख बंद करके मानना शुरू कर दूंगा। ऐसे तो नहीं होता है। ये तो भारत के संविधान की जो मूल आत्मा है उसके ही खिलाफ है। आखिर इसी देश के अंदर लोअर कोर्ट कुछ फैसला करती है, हाई कोर्ट उसी फैसले को पलट देता है। यहां तक कि 21 साल बाद लोगों को यहां जो अभी निठारी का कांड हुआ था आपने अच्छी तरीके से देखा था, वो हम सबके आंख खोलने के लिए काफी है। सारे मामलों में उसको बाइज्जत बरी कर दिया अदालत, सारे मामलों में। और हम लोगों ने जब पत्रकारिता करते समय क्या क्या उसके बारे में नहीं कहा था, फांसी की सजा हुई थी, तो क्या जजेस ने गलती की थी या नहीं गलती की थी? क्या जब सुप्रीम कोर्ट ने निठारी के उस व्यक्ति को जिसको लोगों ने क्या क्या नहीं कहा था, जब उसको बाइज्जत बरी किया, तो सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा था या हाई कोर्ट गलत कर रहा था या लोअर कोर्ट गलत कर रहा था? अच्छा आशुतोष, ये प्रश्न तो उठेगा। अच्छा आशुतोष, मैं पूछ रहा ये प्रश्न उठेगा नहीं उठेगा? हाँ। और जिसने हाईकोर्ट के फैसले की आलोचना की तो क्या वो भारत के संवैधानिक व्यवस्था को नहीं मान रहा था या उसको ठुकरा रहा था? ये बिक गई है गवर्नमेंट, अब गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आशुतोष, मानक लोकतंत्र पे सवाल उठाना और बार बार सवाल उठाना, हर क्षण हर सांस में सवाल उठाने की इजाजत भी भारत का संविधान देता है। अगर नहीं देता तो मुझे कहती फिर मैं आपसे आज से सवाल उठाना बंद कर दूंगा। और क्या हमारा देश का लोकतंत्र इतना कमजोर हो गया है कि योगेंद्र यादव और आशुतोष के सवाल उठाने से वो कमजोर हो जाएगा? तब तो अच्छा आशुतोष, एक काम करते हैं, मैं भी आपसे वो 2-3 सवाल छोटे छोटे पूछना चाहता हूं जो मैंने योगेंद्र यादव से पूछे। वोटर लिस्ट से इल्लीगल इमिग्रेंट्स, घुसपैठियों को बाहर निकालना चाहिए या नहीं निकालना चाहिए आशुतोष? बिल्कुल निकालना। कौन निकालेगा आशुतोष? सरकार निकालेगी। सरकार निकालेगी। आप भी वही बात कह रहे हैं कि सरकार को आइडेंटिफाई करके और नाम चुनाव आयोग को भेजने चाहिए और चुनाव आयोग उनको निकाल दे वोटर लिस्ट से। अब मुझे बोलने की इजाजत दीजिए। बोलिए। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। क्या मुसलमानों की आबादी इस देश के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स की वजह से बढ़ रही है या गरीबी की वजह से बढ़ रही? क्योंकि आपने जो डेटा दिया है कि 14% बढ़ गए हैं, फिर उसके साथ ये कहा जा रहा है डेमोग्राफिक जो है जनसंख्या की क्या कहते हैं उसको, जनसांख्यिकी। हाँ, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। या तो हिंदुस्तान के अंदर मुसलमानों की आबादी बढ़ रही क्योंकि वो बड़ी संख्या में मुसलमान बच्चे पैदा कर रहे हैं ताकि हिंदुस्तान के अंदर गजवाए हिंद बने, ये एक नैरेटिव खड़ा किया जाता है इस देश के अंदर। या फिर इस देश के अंदर मुसलमानों की आबादी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि बड़े पैमाने पर इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं। दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। अगर बड़े पैमाने पर इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे हैं तो अभी तक 12 साल से नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये संख्या बताए कितने हजार लोगों को उन्होंने बाहर भेजा है।
मनमोहन सिंह की सरकार ने अपने 10 साल के शासनकाल में तकरीबन 90,000 लोगों को इलीगली जो रहते थे उनको बांग्लादेश आशुतोष, भेजा है। एक सेकंड, आशुतोष, मेरे एक पास सेकंड। डेटा है। स्वाति आई गॉट डेटा। आशुतोष, एक सेकंड, वन सेकंड। आशुतोष, आप दूसरे मुद्दे पर चले गए। जली ना, तेरी भी जली ना। दलाल मेरा सवाल दूसरा था। नहीं, दूसरे मुद्दे पर नहीं गया, मैं उसी पे आ रहा हूं। हाँ। और दूसरी बात क्या है कि मोदी सरकार में 10,000 से कम लोगों को डिपोर्ट किया गया, जबकि 10 साल में। तो अगर आप ये मानते हैं कि इस देश के अंदर इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, तो फिर मोदी सरकार का आंकड़ा 9 लाख होना चाहिए, 10,000 नहीं होना चाहिए। और फिर असम के अंदर आपने 16 लाख लोगों को आइडेंटिफाई किया कि वो इलीगल इमिग्रेंट्स है। उसमें से 9 लाख लोग वो जो हिंदू हैं और गोरखा हैं, 7 लाख लोग मुसलमान हैं। अभी तक कितने मुसलमानों को, कितने इलीगल इमिग्रेंट्स को बांग्लादेश भेजा गया? एक को भी नहीं। चुनाव आयोग ने बिहार के अंदर कितने लोगों को आइडेंटिफाई किया जो दरअसल इलीगल इमिग्रेंट्स हैं? आज सुप्रीम कोर्ट को यह कहने की जरूरत क्यों पड़ रही है कि भाई आप एक महीने के अंदर आप लिस्ट दे दीजिए गृह मंत्रालय को? अच्छा, ओके, 6 महीने हो गए। मतलब आप भी आशुतोष वही बात कह रहे हैं, ईमानदार होता। जी, आप भी मतलब वही बात कह रहे हैं जो योगेंद्र जी कह रहे थे कि वोटर लिस्ट से एक तो घुसपैठियों को बाहर निकालना है, ये पहले सरकार तय करे कि घुसपैठिया कौन है और कौन नहीं है, उसके बाद चुनाव आयोग उन नामों को हटा दे जो सरकार उसको भेजे। एक दूसरा, आशुतोष, के जो शिफ्टेड, डेड, डुप्लीकेट, इनको कौन हटाएगा? नहीं, देखिए, ये कोई नई बात नहीं है। इस देश के अंदर समरी रिवीजन होते रहते हैं और उस समरी रिवीजन के तहत जो गलत तरीके से जिनके नाम आ जाते हैं या जिनकी मृत्यु हो जाती है, जिनकी 2 जगह जिनकी वो जो वोट करते हैं, उनको हटाया जाता है। ये एक रेगुलर प्रोसेस है। कोई एसआईआर में कोई नई चीज थोड़ी हो रही है। मतलब ये बताया जा रहा है, तो फिर दिक्कत क्या है उसमें? नहीं, दिक्कत इसलिए है क्योंकि आप बार बार इसको मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर विदेशी नागरिक यहां आ गए हैं और पहचान करने के नाम पे आप 5 लोगों के नाम नहीं बता रहे हैं। आप ओके, शुभ्रस्ता, बताइए तो ऑल राइट। करा ली बेइज्जती? आशुतोष कुछ कहना चाहिए। देखिए, शुभ्रास्ता को मेरी हर राय की तीखी आलोचना करने का अधिकार है और इसका सम्मान मैं करता हूं, लेकिन जो तथ्य मैंने उठाए हैं कि बिहार के अंदर एसआईआर हुआ, 5 राज्यों के अंदर एसआईआर हुआ, इलेक्शन कमीशन वो लिस्ट क्यों नहीं देता है जिसमें वो ये बताए कि लीगल इमिग्रेंट्स थे या ये भारत के नागरिक नहीं है? क्या उन्होंने ऐसी कोई लिस्ट गृह मंत्रालय को दी है? अगर नहीं दी है तो फिर इस एसआईआर का अर्थ क्या है? आशुतोष, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है। आशुतोष, आज सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि इलेक्शन कमीशन वो लिस्ट सरकार को भेजे। आपको स्वागत करना चाहिए इस आदेश का। अब लिस्ट मिल जाएगी वो वाली। मानक मैं चुनाव आयोग का जो फर्ज था कि जिस दिन एसआईआर कंप्लीट हो गया उसी दिन वो लिस्ट या उसके 1 हफ्ते के बाद या 2 हफ्ते के बाद गृह मंत्रालय को क्यों नहीं भेजना चाहिए था ना? ये तो नेचुरल प्रोसेस है। भाई, आपको लगता है कि ये 2 लाख लोग जो हैं वो भारत के नागरिक नहीं है, इलीगल इमिग्रेंट्स हैं और इनकी मौजूदगी भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है, लिहाजा चुनाव आयोग को सारे काम छोड़कर ये लिस्ट गृह मंत्रालय को देनी चाहिए और गृह मंत्रालय को 1 महीने के अंदर इनको आइडेंटिफाई करके। चलो, 1 महीने नहीं, एक महीने नहीं, 1 साल में सही लिस्ट तो दी जा रही है ना। लिस्ट तो वही है, उसमें बदलाव तो होगा नहीं। मानक, एक बात समझ, चुप हो जा, 7वीं फेल, चुप हो जा। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ किसी तरीके का खिलवाड़ नहीं हो सकता। ऐसे लोग जो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरे हैं, डिटेक्ट, डिलीट, डिपोर्ट, ये अमित शाह के बयान है। इमीडिएटली बाहर करिए उनको। ये लोग जो भारत की सुरक्षा के लिए खतरा है, हम 1 सेकंड के लिए इनको बर्दाश्त नहीं कर सकते। चुनाव आयोग क्यों बर्दाश्त कर रहा? सुप्रीम कोर्ट को क्यों ऑर्डर देना पड़ रहा? क्योंकि आपके पास ऐसी कोई लिस्ट ही नहीं है। मैं भी बिल्कुल को सुन ले थोड़ा सा। सरल पटेल पहले कांग्रेस की तरफ से बोलेंगे। सरल जी, बोलिए ना। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। आप तो बार बार कहते हैं सुप्रीम कोर्ट में यकीन है। बोलिए, स्वागत करते हैं। मानक जी, मैंने सारे पैनलिस्ट को सुना और सुब्रता जी है, स्वाति जी है, वो सुप्रीम कोर्ट को एक पेडेस्टियल पर रख रहे थे, हाई पेडेस्टियल पर रख रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसको हमें मान लेना चाहिए। बिल्कुल, तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कुछ वर्षों पहले इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट की प्रोसेस पे एक इंपॉर्टेंट जजमेंट दिया था। तो क्यों फिर मोदी सरकार ने उस जजमेंट को ओवरटर्न कर दिया बाय ब्रिंगिंग अ लॉ इन द पार्लियामेंट? क्यों ये कहा गया कि इलेक्शन कमिश्नर का जो सिलेक्शन होगा उसमें हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं बैठेंगे, सिर्फ एलओपी होंगे, सरकार की तरफ से 2 लोग होंगे ताकि सरकार की मेजॉरिटी रहे? क्यों उसमें इंडिपेंडेंट वॉइसेस को जगह नहीं दी? तो वो डिसीजन भी सही था ना सुप्रीम कोर्ट का, तो उसे क्यों ओवरटर्न कर दिया गया? नंबर 1। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बात आ रही है, एक आंकड़ा पूछना चाहूंगा कि 65 लाख लोगों को डिलीट कर दिया गया था एसआईआर की प्रक्रिया में बिहार में।
फिर जब उसमें रिवीजन हुआ तो वो आंकड़ा घट के 47 लाख हो गया। आज तो बिहार में 1 साल हो गया है ना, 1 साल के बाद बीजेपी, होम मिनिस्ट्री, नरेंद्र मोदी जी सब लोग बता दे कि वो 47 लाख लोग जो थे, अगर वो सारे इलीगल इमिग्रेंट्स थे और वो घुसपैठिया थे, उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, तो उसमें से कितने लोगों को भेजा गया, देश के बाहर भेजा गया, और कौन से देश भेजा गया? नेपाल भेजा गया, भूटान भेजा गया, बांग्लादेश या पाकिस्तान, कहां भेजा? और इस सरकार की इन्फिल्ट्रेशन पे जो सीरियसनेस है, हमें वहां से पता चलती है कि 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री जी लाल किले से बड़ा बड़ा भाषण देते हैं घुसपैठियों के खिलाफ, लेकिन कल जाके 9 महीने बाद होम मिनिस्टर है जो उस पर कमेटी बना रहे हैं। भाई 9 महीने में तो बच्चा पैदा हो जाता है, इनको तो कमेटी बनाने में 9 महीने लग गए क्या? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। पहले फराज किदवई, फराज जी स्वागत है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का, एसआईआर का मुद्दा खत्म हो गया आपके लिए? मानव जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जब भी कोई जजमेंट आता है तो हमारे पास स्वागत करने के अलावा और कोई शब्द नहीं होते। बहुत बढ़िया, तो स्वागत है। ठीक है। अभी हमारी बहन शुभराष्ट्रा ने एक बड़ी अच्छी बात कही, और अक्सर विपक्ष, पता नहीं वो अब है कि नहीं, अक्सर विपक्ष के लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाता है कि जब कोई फैसला आता है तो मीडिया में जाकर के रोने लगते हैं। हाँ। तो मैं आपको एक किस्सा बताता हूं छोटा सा, शुभराष्ट्रा बहन, कि डॉक्टर अंबेडकर ने 1920 में एक अखबार शुरू किया था, उसका नाम था मूक नायक। उसमें उन्होंने लिखा था कि देयर इज नो इंस्ट्रूमेंट लाइक अ न्यूज़पेपर फॉर सजेस्टिंग रेमेडीज फॉर द इनजस्टिसेस दैट आर हैपनिंग आर एक्सक्लूडेड पीपल। तो ये अंबेडकर जी ने तब कहा था कि हिंदी में मैं बता दूं कि अगर हमारे देश के लोगों के खिलाफ कोई इनजस्टिसेस हो रहे हैं तो अखबार से अच्छा कोई माध्यम नहीं है। तो हमारे लिए तो मानव जी से अच्छा कोई माध्यम नहीं कि कम से कम यहां पर हम अपनी आवाज उठाना चाहते हैं। कृपया ये आवाज शुभराष्ट्रा जी हम लोगों से ना छीनिए, ये आवाज हमारे पास रहने। अरे कहां छीन रही है? बीच में ना बोल। देखिए क्या है कि मैंने अपने शुरुआती उसमें बोला कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो है वो हम सम्मान करते हैं। हाँ। योगेंद्र यादव जी ने अभी कुछ सवाल उठाए। आपको पता है जस्टिस भुयन ने क्या कहा था 25 जनवरी 2026 को कि इफ द जजेस लूजेस क्रेडिबिलिटी नथिंग विल बी लेफ्ट ऑफ जुडिशरी। आप चेक करिएगा, 27 फरवरी 2026 की खबर है, हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा था कि एक्ट अगेंस्ट सिविल कोर्ट जजेस। सुप्रीम कोर्ट के और कोर्ट के फैसलों का स्वागत है, लेकिन जुडिशरी ने खुद अपने आप को कभी ना कभी उसके ऊपर कमेंट किए। अब दूसरी बात, मुझे पता है टाइम कम है तो मैं जल्दी से एक आंकड़ा रख देता हूं। स्वाति बहन ने एक बात बोली कि कहां महिलाओं के वोट कम हो गए। योगेंद्र यादव जी झूठ बोल रहे हैं, मुझे नहीं पता। मुझे तो जो मानव गुप्ता जी खबर देते हैं या जो इस देश की जो अखबार लिखते हैं, स्वाति जी जैसे पत्रकार मैं खाली वो सामने रखता हूं। इंडियन एक्सप्रेस लिखता है, डेट इसमें मैं आपको बता देता हूं, डेट है 6 जनवरी 2026 कि तब तक जो 6 राज्यों में जो एसआईआर हुए थे, राजस्थान में प्री एसआईआर पर 1000 मेन के ऊपर 932 महिलाएं थी, जो बाद में कम होकर 908 हो गई। केरल में 1069 से घट के 1055 हो गई। वेस्ट बंगाल में 969 से घट करके 948 हो गई। ओवरऑल 9779 से घट के 963 हो गई। इन सारे स्टेट्स में जो जेंडर रेशियो है फीमेल वोटर्स का, वो पोस्ट एसआईआर कम हुआ है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, आप इसको पढ़ लीजिएगा, मैंने आपको डेट बता दिया। ठीक है। सुप्रीम तुम्हें शर्म है कुछ? कोर्ट ने एसआईआर के ऊपर क्या कहा, थोड़ा सा समय दे दिए मुझे। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने 10 फरवरी को यह भी कहा था कि रिस्ट्रिक्टिव सॉफ्टवेयर टूल्स बीइंग यूज्ड फॉर एसआईआर, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि दे आर एलिमिनेटिंग नेचुरल डिफरेंसेस। अब एक छोटी सी बात मैं डेमोग्राफी पर बोल देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि बात आगे बढ़ने वाले। मानव जी, भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता ने झारखंड के संथल परगना पर जो डेमोग्राफिक चेंज हो रहा है उस पर एक पीआईएल दाखिल की। आप पढ़िएगा द हिंदू 14 सितंबर 2024। उनके हिसाब से जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन कम हो रही थी, दैट वाज बिकॉज ऑफ द बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर्स। फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स झारखंड हाई कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल कर, उस हलफनामे में जो होम मिनिस्ट्री है वो लिखती है कि जो एसटी का जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स की जो पॉपुलेशन कम हो रही है या जो डेमोग्राफिक चेंज हो रही है, उसके 3 रीजंस हैं। पहला, ड्यू टू आउटवर्ड माइग्रेशन। दूसरा, बिकॉज ऑफ लो चाइल्ड बर्थ रेट अमंग ट्राइबल्स। एंड तीसरा, कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी। और उस हलफनामे में ये लिखा हुआ है कि बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेटर से उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, ओके। ये होम मिनिस्ट्री बोल रही है। ऑलराइट, प्रियंका कक्कड़, उसके बाद आरपी सिंह जी। प्रियंका कक्कड़, प्रियंका बोलिए, एसआईआर का मुद्दा खत्म हो गया अब तो मान लीजिए। मानव जी, मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लगा ये सबको सुन के कि आज हम सब एक आवाज में ये नहीं कह पाए कि
इट इज एक्सट्रीमली अनफॉर्चुनेट और ये बहुत बड़ा प्रहार है डेमोक्रेसी पर कि अगर 27 लाख लोगों के वोट नाम काट दिए गए और उनमें से अबाउट 4,000 पेंडिंग अपील्स है, जिसमें अबाउट 3900 वर अलाउड, विच मीन्स majority were found to be true cases, और इस पर अलग अलग मत हैं क्यों, मुझे ये समझ ही नहीं आया. why is there a discussion on this? It is wrong, it is incorrect कि 27 लाख लोगों के नाम कटे और कोर्ट ने कहा कि अगली बार वोट दे देंगे. इट इज इनकरेक्ट. इसमें दो मत कैसे हो रहे हैं मुझे नहीं पता. कमिंग टू टुडेज इशू, मानक जी, मुझे ये आप अगर कहेंगे कि 14 साल पहले आपका वेट 65 kgs था और आज इतना बढ़ गया, तो उसके लिए आप आज का वेट तो देखेंगे ना, अपना चेक तो करेंगे ना, अपना वजन. ये किस आधार पर हाई लेवल कमेटी सेट की गई है जब सेंसस ही नहीं है? क्योंकि सेंसस ये कॉम्प्रिहेंसिव डाटा है, ओनली डाटा है जिसमें रिलीजन भी होगा, एजुकेशन भी होगा, माइग्रेशन भी होगा, मैरिटल स्टेटस भी होगा, सब कुछ होगा. वो एक कॉम्प्रिहेंसिव डाटा है जो रिलीज होना है मार्च 31, 2027 में. वो कॉम्प्रिहेंसिव डाटा ही नहीं है, तो इस कमेटी का आधार क्या है? ये सिर्फ सुर्खियां बटोरने को और एक माहौल क्रिएट करने को. आगे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन आ रहे हैं और हमें पता है कि ये ट्रेडिशनल पार्टीज का क्या मुद्दा रहता है, उसी मुद्दे पर ले जाने को ये सब किया जा रहा है. मैं और पढ़ रही थी इसके बारे में. इसका कारण नरेंद्र मोदी है.